चलिए, हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं वीबीटी। क्या कहते हैं हम इसे? शॉर्ट में वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बनाने के लिए आपको बेसिक टर्म जो है ये पता रहना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कि भाई एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिया रहेगा और उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी, वो आपको यहाँ पर बेसिकली बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये बेसिकली एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। आप प्रोसेस बोल सकते हो या फिर इससे मेथड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है या एक ऐसी मेथड होती है जहाँ पर ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्सिंग किया जाता है, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। ठीक है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस और मेथड इन विच ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्सिंग विथ ईच अदर। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है या एक ऐसी मेथड होती है जहाँ पर हम ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्सिंग करते हैं विथ ईच अदर। बेसिकली क्या होता है, देखो हमारे पास ऑर्बिटल कौन से मौजूद है बेसिकली। तो हमारे पास ऑर्बिटल बेसिकली कौन से, एक एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है और एफ ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। ठीक है, और जब इन्हीं की जब ये ऑर्बिटलिटी जब इंटरमिक्सिंग होती है ना आपस में, तब ये जो बनता है वो हाइब्रिडाइजेशन उसे अपन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि सबसे पहला मान लो कि 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, ये दोनों जब इंटरमिक्सिंग हो गए ना तो फॉर्म करेगा sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? sp हाइब्रिडाइजेशन। when 1s ऑर्बिटल and 1p ऑर्बिटल आर intermixing to each other, then hybridization is called as sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मान लो कि 1s ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल, s के 1 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल अगर ये आपस में मिक्सिंग होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये फॉर्म करता है। ठीक है, और मान लो कि s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल अगर ये आपस में इंटरमिक्सिंग होते हैं, तब जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कोई डाउट है अंदर के? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, और ये हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। अब उसकी ज्योमेट्री भी जो है ये भी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, चलो देख लें। ये आ गया हमारे हाइब्रिडाइजेशन। देखो सबसे पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? sp। कौन सा? sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री रहेंगी वो हमेशा कैसे रहेंगी? लीनियर रहेंगी। कैसे रहेंगी? लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होने वाली है? लीनियर होने वाली है। जो ये बात आपको याद रखना। ठीक है, कोई डाउट है तक के? बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो कि ये कोई सेंट्रल मेटल एटम है और ये कोई लिगेंड है। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी बनेगी, ये ऐसी और ये ऐसी। तो देखो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये कैसा बन रहा है? ये बन रहा है लीनियर। क्या बन रहा है? बेसिकली लीनियर बन रहा है। ठीक है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है अपने पास? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री है बेसिकली कैसे रहने वाली है? ट्रेंगुलर रहने वाली है। कैसा रहेगी? ट्रेंगुलर रहने वाली है। कोई डाउट है तक के? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कैसा रहेगा? मान लो तो ये हमारा कोई सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ऐसा और कुछ ऐसा। ठीक है ना, और ये रहेगा अपना लिगेंड। क्या रहेगा? ये बेसिकली लिगेंड। तो ये जो ज्योमेट्री जो बन गई ना, ये ज्योमेट्री कौन सी है? ट्रेंगुलर ज्योमेट्री है। कौन सी? ट्रेंगुलर। तो ये ट्रेंगुलर ज्योमेट्री किसकी रहेंगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थर्ड है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री रहती है वो रहती है टेट्राहेड्रल। कैसे रहती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, और टेट्राहेड्रल जो है वो कैसी रहती है आपको पता है? टेट्राहेड्रल कुछ ऐसी रहती है। देखो जैसे ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है,
तो यहाँ पर एक लिगेंड रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। तो आप जो ये जो ज्योमेट्री जो बनी हुई है, ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल की। कौन सी? टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री ये, ठीक है ना। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो हाइब्रिडेशन रहेगा हमेशा कौन सा रहेगा? sp3। when one s orbital and 3 orbital are intermixing then it is called as sp3 hybridization। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? ओके। देन उसके बाद में क्या है हमारा? sp3d। कौन सा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी जो ज्योमेट्री रहती है वो रहती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या रहती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। फिर है हमारा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। कौन सा? sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। इसमें क्या होता है? s का 1 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्सिंग होती ना, तब बनता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी ज्योमेट्री हमेशा कौन से रहेंगी? ऑक्टाहेड्रल रहेंगी। कौन से रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी बनती है? ये बनती है बेसिकली sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो ज्योमेट्री कैसी बनती है बेसिकली? कौन सी? ऑक्टाहेड्रल। कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? देखो बेसिकली जैसे मान लो कि ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो यहाँ पर एक लिगेंड रहेगा, यहाँ पर एक लिगेंड रहेगा, ऐसा एक लिगेंड रहेगा और ऐसा एक लिगेंड रहेगा, और एक ऐसा स्ट्रेट में एक लिगेंड रहेगा और यहाँ पर एक ऐसा लिगेंड रहेगा। ठीक है, ये सब क्या रहेंगे? इसके आसपास ऐसे लिगेंड रहेंगे, ये वाले अगर लिगेंड। तो ये जो ज्योमेट्री बनी ना, इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? देन उसके बाद में आती है हमारा कौन सा? sp3d3। कौन सा? sp3d3। और ये sp3d3 जो है ये कब बनता है? जब s का 1 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 3 हाइब्रिडाइजेशन, जब ये आपस में इंटरमिक्सिंग होता है तो क्या बनता है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या बनता है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है ना। और लास्ट, अगर एक s ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल, d का 1 ऑर्बिटल जब इंटरमिक्सिंग होता है ना, तब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनता है? बेसिकली स्क्वायर प्लानर बनता है। क्या बनता है? स्क्वायर प्लानर। तो ये रहा बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन और ये रही आपकी ज्योमेट्री। ये बात जो है आपको अच्छे से याद रखना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका ज्योमेट्री क्या रहेगा? लीनियर रहेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका जो ज्योमेट्री रहेगा वो ट्रायंगुलर रहेगा। ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका ज्योमेट्री रहेंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है। sp3d रहेगा तो समझ जाना कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। ठीक है ना। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। और sp3d3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल बनता है। और sp2d हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ज्योमेट्री यहाँ पर बनेगी स्क्वायर प्लानर। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है। तो बोल सकता है कि किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा या फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा नेचर, कि जो नेचर है वो कैसा रहेगा। ठीक है। तो नेचर बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो डायामैग्नेटिक हो सकता है या फिर पैरामैग्नेटिक हो सकता है। तो डायामैग्नेटिक नेचर कब रहेगा? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो। क्या रहो? पेयर हो। अब ये पेयर का मतलब क्या होता है? जैसे ये अपना कोई एक ऑर्बिटल है। ठीक है। इस ऑर्बिटल में ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन देखे कैसे दिख रहे हैं आपको? पेयर दिख रहा है ना। तो ये जो पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, तो सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में है, इसका मतलब वो नेचर कैसा रहेगा? डायामैग्नेटिक नेचर का रहेगा। ठीक है। जरा मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे ये हमारा कोई ऑर्बिटल है। ठीक है। ये पी के है ना, ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली, तो देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखो, तो यहाँ पर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे? पेयर। और ऑल इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कि ऑल इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर पेयर होते हैं, क्या होते हैं? पूरे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर होता है,
तो नेचर कैसा बनेगा, नेचर बनेगा डायामैग्नेटिक। क्या बनेगा, डायामैग्नेटिक। और मान लो कि अगर कोई एक आधा भी अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर है, मतलब जो सारे के सारे पेयर नहीं भी रहे तो चलता है, पर एक आधा भी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका नेचर रहेगा पैरामैग्नेटिक। क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई। तो सारे अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर फॉर्म में है तो नेचर बनता है डायामैग्नेटिक, और एक भी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसका मतलब उसका नेचर बनेगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ऑल पेयर इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में है तो नेचर कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिक रहेगा। ठीक है ना। और मान लो कि कोई ना कोई एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाता है, इसका मतलब उस केस में उसका नेचर क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक बनेगा। ठीक है। देन उसके बाद में आएगा स्पिन। ठीक है, तो स्पिन अपन कैसा रहेगा भाई, अगर हाई स्पिन कब आएगा, जब हमारा नेचर पैरामैग्नेटिक आएगा। अगर नेचर पैरामैग्नेटिक है तो हाई स्पिन। ठीक है, और नेचर अगर डायामैग्नेटिक आता है तो लो स्पिन होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्या बोले हमने, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, इसका मतलब नेचर क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है तो उसे अपन कहेंगे पैरामैग्नेटिक। और अगर पैरामैग्नेटिक नेचर है, इसका मतलब स्पिन कैसा रहेगा, हाई स्पिन रहेगा। और नेचर अगर डायामैग्नेटिक आता है तो स्पिन कैसा रहेगा, लो रहेगा। ठीक है। देन लास्ट में आता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है और कौन सा लिगेंड वीक है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक टर्म जो है ये बना के रखी है, बस आपको ये याद करके रखना है। ठीक है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है ऐसा, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने बनाया हुआ एक निमोनिट सिनोट्स, क्या लिखा हो, सिनोट्स। तो इसमें जो आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हो CN, ठीक है, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक हेलोजन एटम है और यहाँ पर जो वाटर है, मतलब जो OH दिख रहा है आपको, ये है वीक फील्ड लिगेंड। कौन से, वीक फील्ड लिगेंड। बात समझ में आ रही है। तो बात ये है कि हम किसे बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ऐसे कौन से लिगेंड होते हैं जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से, एक होता है साइनाइड और एक होता है अमोनिया। ठीक है, साइनाइड का सिंबल होता है CN और अमोनिया का सिंबल होता है NH3। अगर इन दोनों में से, जैसे मान लो कि CN है, तो ये CN क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा। क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अमोनिया भी कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, जबकि जो हमारा वीक फील्ड लिगेंड जो है, ये कौन से होने वाले, हैलोजन एटम। जितने भी हैलोजन एटम है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये फ्लोरीन, ये सारे के सारे जो हैलोजन एटम जो है, ये हमेशा क्या रहेंगे, वीक फील्ड लिगेंड रहने वाले। ठीक है ना। और साथ में जो वाटर है H2O, ये भी किस में आता है, वीक फील्ड लिगेंड में आता है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि भाई किसे हम पेयरिंग करेंगे और किसे हम पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर लिगेंड हमारा स्ट्रांग होता है, अगर हमारा जो लिगेंड है वो क्या होता है, स्ट्रांग अगर पाया जाता है, इसका मतलब वहाँ पर स्पिन की जो है वो पेयरिंग होना जरूरी है। स्पिन की पेयरिंग होगी ही अगर लिगेंड क्या है, स्ट्रांग है। और वही लिगेंड अगर वीक है तो पेयरिंग वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्पिन की हमेशा पेयरिंग होगी। ठीक है, स्पिन की पेयरिंग होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन हमारा वीक फील्ड लिगेंड हमारा वीक फील्ड है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अभी मैंने जितनी भी टर्म्स यहाँ पर मैं बोला हूँ ना, हम अभी यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले, तो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये जो था ये हमारा पूरा बेसिक फंडामेंटल था। अब मेन हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम में क्या क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, स्पिन क्या होगा। ठीक है ना, ये सब जो चीज़ें हैं वहाँ पर पूछेगा, बस आपको इसका बताना है। ठीक है, देन उसके बाद में आएगा एक ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा, ऑक्सीडेशन स्टेट की जो मेटल होता है सेंट्रल मेटल एटम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा वो भी हम अभी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NiCN42-। क्या बोला है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NiCN42-। ये हमारा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। चलिए लिखेंगे पहले नंबर पे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni, स्टेट ऑफ Ni। तो निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगा, चलिए देखते हैं, निकालते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलो, प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है NiCN42-, ठीक है। तो Ni का हमें, तो Ni मतलब यहाँ पर क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, और जो Cn जो दिख रहा है ये होता है लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालना है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा पता नहीं है ना, तो इसे अपन डिनोट करते हैं H से, ठीक है। और Cn पे जो चार्ज होता है कितना होता है? -1, ठीक है। तो क्या होगा जरा बताइए? ऐसा बनेगा Ni कितना है ये H, ठीक है, प्लस, और Cn कितना है यहाँ पर? -1, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है ना। तो -1 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। देखो, Cn मतलब चार्ज कितना है? -1 है, तो ये Cn का चार्ज लिखा मैंने -1, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में कितने टोटल लिगेंड है? यहाँ पर 4 है ना, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, ठीक है। और कुछ है क्या? नहीं है। इक्वल्स टू चार्ज कितना है इसके ऊपर? चार्ज है 2-, तो ये लिख दिए अपन ने -2, ठीक है। चलो अब इसके थोड़ा सॉल्व करते हैं। -1 इंटू 4 कितना होता है? -1 इंटू 4 जो है वो -4 होता है, ठीक है। और ये -2 तो है ही, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो -4 है, इस -4 को मैं इक्वल टू के उधर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इस -4 को इक्वल टू को उधर लेके जाऊँगा तो -4 जो टर्म है वो +4 में बदल जाएगी, मतलब माइनस टर्म जो है वो प्लस में आ जाएगी। तो क्या होगा बेसिकली? देखो, -4 -2 तो ऑलरेडी है, और ये जो -4 जो है वो उधर जाके क्या बनेगा? +4, ठीक है। और 4 - 2 कितना होता है? +2 होता है। तो हमारा निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा? +2 होगा। चलिए, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से अपन क्या निकालते हैं? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो पहली स्टेप हमारे सॉल्व होगी कि जो निकेल जो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का काम कर रहा है, निकेल इज अ सेंट्रल मेटल एटम। तो इस सेंट्रल मेटल एटम ऑफ निकेल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? इसका +2 होगा, ठीक है। ये थी अपनी पहली स्टेप, ठीक है। अब करते हैं अपन स्टार्ट दूसरी स्टेप, ठीक है। दूसरी स्टेप में आएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? निकेल का। और निकेल पे कितना चार्ज आया? +2 इज क्या होगा? जरा यहाँ पर अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए, अभी अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आने वाला है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आपको पता है कि जो निकेल जो होता है, इस निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28। कितना होता है? 28। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सब जगह कॉमा लगा लो, ठीक है। तो निकेल का 28 लिखना है आपको। कितना? 2 p में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 p में 2 s में 2 कितने हो गए? 2 + 2 4 4 + 6 10 16 18 20, मतलब यहाँ तो 20 हो गया। और मैक्सिमम डी में अपन 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट। पर हमें Ni का नहीं निकालना है, Ni पे चार्ज कितना है? +2। तो हमें निकालना है Ni +2। तो एक्चुअली यहाँ पे जो +2 चार्ज जो दिख रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर लॉस हो रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से माइनस होता है? ये हमेशा लास्ट से माइनस करना। ये जो लास्ट स्टेज जो दिख रही है आपको, ये लॉस स्टेज है ना, इसके आगे आता है 4p, पर 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखना है। ये सीरीज होती है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ये एक सीरीज होती है जो आपको याद रखना है।
और यहाँ पर हमको 28 टोटल 28 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करना था, तो हमने यहाँ पर टोटल 28 जो है वो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। और पी में कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, इसलिए पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 है। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पर एन आई पे चार्ज कितना है, यहाँ पर +2 चार्ज है। कितना है चार्ज, +2 चार्ज है। ठीक है ना, तो अब ये +2 चार्ज है, तो इसका अपन कैसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से माइनस करना है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किस में हो से, 4s2 में से इलेक्ट्रॉन माइनस होगा या 3d8 में से इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। तो बेसिकली हम बेसिकली छोटे ऑर्बिटल से जो है वो माइनस करेंगे। तो छोटा ऑर्बिटल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटा ऑर्बिटल है s, तो हम इस s से जो है 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएंगी, ये टर्म हो जाएंगी गायब, मतलब माइनस ही हो जाएंगी ना। तो जैसे ही ये माइनस होगी तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज यहाँ पे +2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो इस पर तो चार्ज कुछ बचा नहीं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 0, और क्या आ गया 3d8, और ऑलरेडी 4 पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आया वो कितना आ गया 3d8 आ गया। चलो ये बात समझ में आ गई। तो हमारा जो Na+2 मतलब निकेल पे जो चार्ज 2 आया था, ऑक्सीजन स्टेट जो 2 आया था ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आ गया 3d8। कितना आ गया 3d8। तो ये हो गई हमारे सेकेंड स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हमने क्या निकाले, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। सेकेंड इसमें क्या निकाले अपन ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब बात करेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन की, कि भाई इसे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, चलिए वो अपन सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, चलो देखो क्या होता है। बेसिकली आपको यहाँ पर Na पे कितना चार्ज आया था +2, क्योंकि Na का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितना निकाले थे +2 चार्ज निकाले थे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली जो है वो ऑर्बिटल तो फिल करना है, मतलब ऑर्बिटल बनाना है। ठीक है, तो कैसा बनाएंगे, ये बनाएंगे 3d8। देखो ये जो है ये लास्ट के 3 की हमें ज़रूरत पड़ती है, 4s0 3d8 और 4p0। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ d के लिए। अब d के लिए कितने डब्बे बनते टोटल, d के लिए डब्बे बनते 5, तो सबसे पहले मैं डब्बे बनाऊँगा 5। ठीक है, तो ये डब्बे बना रहा हूँ, ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और इसका नाम क्या लिखिए पर 3d8। क्या लिखेंगे 3d8। ठीक है, अब बनेगा 4s0 का, तो s के लिए कितने डब्बे बनते हैं, s के लिए तो टोटल एक ही डब्बा बनता है, तो ये आ गया 4s0। क्या आ गया 4s0। ठीक है, और p के लिए कितने डब्बे बनते हैं, p के लिए टोटल 3 डब्बे बनते हैं, तो हम यहाँ पर 3 डब्बे जो है यहाँ पर बना लेंगे। तो ये हो गया 4p0। बात समझ में आ रही है। तो टोटल यहाँ पर 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ पर फिल करवाना है। तो कैसे भरते, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को सिंगल भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमने क्या भर दिए, सिंगल भर दिए। ठीक है, और जैसे सिंगल हो गए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे सिंगल भर लिए देन उसके बाद में हम करेंगे पेयरिंग, और पेयरिंग जो करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट अपोजिट। तो ये ऐसे आएंगे, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है हमने यहाँ पर भर लिए। ठीक है, तो ये हो गया 3d8, और s में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये तो खाली रहेगा, और p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पिन की पेयरिंग कराएंगे। स्पिन की क्या करेंगे, पेयरिंग कराएंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हो कि स्पिन पेयरिंग जो है वो कैसी होगी। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है ना। देखो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर अगर स्ट्रॉन फील्ड लिगेंड आता है, अगर Cn या NH3, अगर ये दोनों में से कोई एक लिगेंड है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन फील्ड लिगेंड है, और अगर स्ट्रॉन फील्ड लिगेंड है इसका मतलब पेयरिंग होगी, है ना। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं होगी। अब हमारा प्रॉब्लम कौन सा है, हमारा प्रॉब्लम है NiCN4 कौन सा है, NiCN2। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा जो लिगेंड है वो Cn है। क्या है हमारा लिगेंड, Cn मतलब कौन सा हो गया, स्ट्रॉन फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन फील्ड लिगेंड है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग होगी या नहीं होगी, है यस, यहाँ पर बिल्कुल पेयरिंग होगी। ठीक है, तो पेयरिंग होगी तो क्या होगा बेसिकली, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो बनेगा फिर कैसा,
तो अब इस तरह से बनेगा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जंप कर लिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2 अनपेयर थे ना, अब ये इधर जाके क्या बना लेगा, पेयरिंग कर लेगा। क्यों पेयरिंग होगी, क्योंकि हमारा जो लिगेंड है वो Cn है, और Cn होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है हमेशा पेयरिंग होती है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड ना होता तो हम पेयरिंग नहीं करते, एज इट इज लिखते, बट यहाँ पर तो पेयरिंग होगी क्योंकि हमारा लिगेंड Cn है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, चलो मैं अब यहाँ पे पेयरिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला हो गया, ये हो गया, और ये एज इट इज लिखा मैंने, और ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो ये हो गई पेयरिंग। और बाकी जैसे डब्बे थे खाली वैसे डब्बे यहाँ पर रख दो। चलो ये डब्बे जो है ये खाली हो गए। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक के, तो हमने यहाँ पर क्या करा लिए, स्पिन की पेयरिंग करवा दी है। ठीक है, अब बात आती है हमारी क्या निकालना, हाइब्रिडेशन निकालना। ठीक है, तो NiCN4 2- ये हमारा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली अब मेन बात ये है कि हम यहाँ पर जो डब्बे हैं वो खाली कितने रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डब्बे खाली कितने रखेंगे वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे। कौन सा, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ होता है, ये देखिए, ये जो आपको बेसिकली यहाँ पर जो दिख रहा है। ठीक है, ये है हमारा प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में आप देखोगे तो जो Na जो दिख रहा है ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। और जो आपको जो Cn दिख रहा है ना, ये Cn है हमारा लिगेंड। क्या है, Cn हमारा लिगेंड। और इस लिगेंड के नीचे जो आपको यहाँ पर जो 4 दिख रहा है ना, इस 4 को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं यहाँ पर अपन इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। और बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली 4 है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर 4 डब्बे जो है वो खाली रखेंगे। ठीक है, देखो ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब इसकी अपन पेयरिंग करवाएंगे। ये देखो ये अपन ये करना स्टार्ट कर दिए। देखो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ना बेसिकली तो होता क्या, देखो ये जो डब्बा था वो डब्बा किसका चल रहा था, अपना डी का डब्बा चल रहा था। तो डी में डी का एक डब्बा खाली है। ठीक है ना, या आपको समझ में तो आ रहा है ना, 1 2 3 4, ये 4 डब्बे क्यों खाली रखे थे अपने, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसीलिए हमने ये 1 2 3 4 इस 4 जगह हमने क्रॉस किए। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता तो 1 2 3 4 5 जगह अपन क्रॉस लगाते। फिलहाल तो अभी 4 जगह क्रॉस लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, तो डी का ये डब्बा किसका है, डी का डब्बा है। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा 3D8 का था, ये हमारा 4s0 का था, और ये 4p0 का था। बरोबर बेटा, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है। और डी में यहाँ पर अभी डब्बे कितने खाली है, एक डब्बा खाली है ना, तो ये आ गया डी का एक डब्बा। ठीक है, एस का भी कितना डब्बा, एक डब्बा। और पी के कितने डब्बे हैं यहाँ पर, पी के 2 डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं, 2 डब्बे हैं। इसका मतलब मैं थोड़ा इसको सेपरेट आउट कर लेता है। तो यहाँ पर आप देखोगे अच्छे से तो sp2d हाइब्रिडाइजेशन बना। कौन सा बना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बन रहा है। sp2 कौन सा, sp2d हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। जितने भी पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। 1 2 3 4, ये 4 डब्बा है ना, ये 1 2 3 और ये 4 हो गए। और एक क्रॉस वाले जो है इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। 1 2 3 4, ये डब्बा। ठीक है, और ये खाली था, ब्लैंक था, तो इसको ब्लैंक को थोड़ा अलग ही रखो। ठीक है, तो ये वाला जो हाइब्रिडेशन अपना बना तो क्या बना, sp2d हाइब्रिडाइजेशन हमारा बन गया। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, नेक्स्ट स्टेप हमारी ये थी थर्ड स्टेप ना, ये जो हमारा थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। और कौन सा बना, हमारा बना sp2d हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीसरी स्टेप कंप्लीट। अब हमारी आएंगी चौथी स्टेप। ठीक है, अब चौथी स्टेप क्या बनेगी, बेसिकली आएगी
भाई नेचर क्या है इसका, ठीक है। तो नेचर कैसा है, ठीक है। तो नेचर के लिए हमने नोट में क्या बताया था मैंने, नेचर मतलब क्या होता है कि डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। नेचर में डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो डायामैग्नेटिक, और 8 भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है या अनपेयर है ना। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर है, इसलिए इसका नेचर कैसा बनेगा, डायामैग्नेटिक बनेगा। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन के एब्सेंट रहने की वजह से इसका नेचर कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिक रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर NiCN4 2- इज ए डायामैग्नेटिक। कौन सा, डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन के रहने की वजह से, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है उसके एब्सेंट रहने की वजह से ये नेचर कैसा है, डायामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है, ऑल इलेक्ट्रॉन इन पेयर, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन किस में है, पेयर में है। बात समझ में आ रही है। इसलिए इसका नेचर कैसा बना, डायामैग्नेटिक नेचर का बना। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है यहाँ तक के, बिल्कुल नहीं। लास्ट है हमारा 5वें नंबर का, क्या है, 5वां नंबर का है स्पिन। तो इसका जो स्पिन होगा वो क्या होगा, हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा। तो मैंने आपको बताया था नोट में कि अगर नेचर पैरामैग्नेटिक आता है तो हाई स्पिन, और नेचर डायामैग्नेटिक आएगा तो लो स्पिन। इसका मतलब इसका जो है ये डायामैग्नेटिक आ गया, और डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा, लो स्पिन। क्या होगा, लो स्पिन हो जाएगा। तो ये पहला प्रॉब्लम हमारा वीवीटी का डी एंड हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हुआ। अब इसको 10 बार आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। नाउ अब लास्ट है हमारी ज्योमेट्री। क्या है ये, ज्योमेट्री। तो देखो हमारा, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो है, हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन जो हमने फाइंड आउट किए वो क्या आया था, हाइब्रिडाइजेशन हमारा आया था sp2d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारा आया हुआ था। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2d आता है, इसका मतलब हमारी ज्योमेट्री जो है वो क्या रहने वाली है, हमारी ज्योमेट्री रहने वाली है बेसिकली ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होगी कि कौन सा होगा, देखो स्क्वेयर। देखो sp2d, और sp2d में क्या रहेगा, स्क्वेयर प्लानर। सॉरी, sp2d में क्या रहेगा, स्क्वेयर प्लानर। तो हमारा आया है sp2d हाइब्रिडेशन, मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनने वाली है, स्क्वेयर प्लानर। और स्क्वेयर प्लानर की ज्योमेट्री कैसे बनती है जरा बताइए। तो चलिए बनाते हैं अपन ज्योमेट्री। तो प्रॉब्लम क्या था हमारा, प्रॉब्लम था NiCN4 -2। ठीक है, तो देखो हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या है, निकेल। तो ये आ गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना, और लिगेंड क्या है, 4 है लिगेंड, और CN है ना। तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एरो देंगे निकेल की तरफ। क्यों, क्योंकि हमारा जो लिगेंड है CN, तो लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है ना, इसलिए एरो हमेशा सेंट्रल मेटल के तरफ दिखाना पड़ता है। ठीक है, और ये अपने दे दिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इस पे चार्ज कितना है, -2। तो ये आ गया -2। तो ये हो गई हमारी स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। ठीक है, तो क्या क्या निकल के यहाँ सामने ये आया कि इसका जो सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ गया, +2 आ गया। क्या आ गया, +2 आ गया। ठीक है ना, और बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आया वो क्या आ गया हमारा, बेसिकली 3d8। क्या आ गया, 3d8। और थर्ड नंबर पे इसका जो हाइब्रिडेशन है वो कितना आ गया, sp2d हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ का नेचर कैसा आ गया, नेचर आ गया हमारा डायामैग्नेटिक। कौन सा, डायामैग्नेटिक। स्पिन कौन सा है, स्पिन है हमारा लो स्पिन है। ठीक है ना,
और जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, स्क्वायर प्लानर है, ठीक है। और स्क्वायर प्लानर है तो ज्योमेट्री कैसे ड्रॉ होंगी, ज्योमेट्री ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रॉब्लम जो है ख़त्म होता है।